दोस्तों आज हम बात करेंगे कनाडा के जो इमिग्रेशन एग्जाम के बारे में, जो है टेफ कनाडा एग्जाम। इसके लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने बहुत अच्छे से सारा एक्सप्लेन करा हुआ है, इसका पैटर्न, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, कैसे आप अपना एग्जाम दे के आते हो टेस्ट सेंटर में। और यहाँ पे सारा एक्सप्लेन मैंने करा हुआ है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल पे जरूर जाके वीडियो देखें। जो टेफ का हमने पूरा पैटर्न, पूरा एग्जाम बताया हुआ, टेफ हो गया, टीसीएफ हो गया, टफेक हो गया, इसके बारे में हमने पूरी वीडियो बताई हुई है उसमें। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि स्टूडेंट्स के माइंड में होते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो वो क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हमें जो हेडफोन्स है वहाँ पे वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो एग्जाम होगा आपका जब लिसनिंग का, तो क्या होता है कि आपको एक रूम में ले जाएंगे वो, ठीक है, और आपको बिठा देंगे जहाँ पे ज़्यादा बच्चे नहीं होते। आइल्स की तरह नहीं है कि वहाँ पे 1000 बच्चे बैठे हैं, 500 बच्चे बैठे हैं, ऐसे नहीं है। वहाँ पे रूम में 2 से 3 आप बच्चे देखोगे कि वहाँ पे बैठे हुए हैं और वो अपनी लिसनिंग्स कर रहे हैं। जो 40 मिनट की लिसनिंग आनी है वो आपकी ऐसे फास्ट चलती जानी है। ठीक है, तो आपको हैंडसेट्स वहां पे देंगे, मतलब आप हेडफोन्स लगाओगे, आप सुनोगे वहां पे और सुन के आप आंसर्स करते जाओगे। सेकंड क्वेश्चन ये है कि बच्चे पूछते हैं कि जो लिसनिंग है वो एक बार ही लगती है या 2 बार लगती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो टेफ कनाडा का एग्जाम पैटर्न होता है उसमें लिसनिंग सिर्फ और सिर्फ एक बार ही प्ले होती है, मतलब 2 बार नहीं प्ले होती। डेल्फ में क्या होता है, डेल्फ में होती है 2 बार प्ले जब हम लैंग्वेज एग्जाम देने जा रहे हैं, बट जब हम इमिग्रेशन एग्जाम देने जा रहे हैं तो जो लिसनिंग है वो बस एक बार ही प्ले होएगी, जैसे आइल्स में होता है। तो अगर आपको मान लो आपका वो क्वेश्चन छूट गया तो मतलब छूट गया, पर मेरा सजेशन ये है अगर आपका क्वेश्चन वो छूटता भी है तो कोई इशू नहीं है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस कर लो। अगर आप घबरा जाओगे तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आप बिल्कुल रॉन्ग कर दोगे। ठीक है, तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखो। और कई बार क्या होता है कि वहां पे जब हम कर रहे होते हैं लिसनिंग, 7 सेकंड देने हैं, 7 6 5 4 3 2 1 0, टाइम खत्म हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, कई बार सोचते रहते हैं यार इसका आंसर क्या लिखूं क्या लिखूं क्या लिखूं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इन बिटवीन क्या हो जाता है, टाइम गया, उन्होंने क्वेश्चन आगे कर दिया तो वो अनआंसर्ड रह जाता है हमारा, उसका हमारा जो मार्क है वो चले जाता है। तो माय सजेशन इज, जैसे आपने सुनी लिसनिंग तो इमीडिएटली आप वहां पे चूज कर दो आंसर, ठीक है, ताकि वो आपका सही हो जाए। तो बच्चे कंफ्यूज हैं कि पेन पेपर एग्जाम है और या कंप्यूटराइज्ड है। तो मैं आपको बता दूं कि जो अभी एग्जाम्स हो रहे हैं वो कंप्यूटराइज्ड हो रहे हैं। स्पीकिंग को छोड़ के जो 3 मॉड्यूल हैं, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये तीनों कंप्यूटराइज्ड हैं। इसमें क्या होता है कि आप लिसनिंग के जो 40 क्वेश्चंस है, 40 मिनट्स आपको मिलने हैं ना, वो सारा कंप्यूटराइज्ड होएगा, है ना। रीडिंग भी कंप्यूटराइज्ड है और जो हमारी राइटिंग है वो भी कंप्यूटराइज्ड है। राइटिंग का जो कंप्यूटराइज्ड है ना, ये बहुत सही है। किसी की मान लो अगर हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो क्या होता है कंप्यूटराइज बहुत अच्छा वे है, मतलब हैंड राइटिंग पता नहीं चलती ऑब्वियसली, है ना। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि कंप्यूटराइज में ज़्यादा बेटर है। जैसे हमें सारी आजकल फ़ोन की टाइपिंग हमें बहुत स्पीड से आती है, राइट, तो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी है जिनको टाइपिंग में प्रॉब्लम नहीं है ना, लिखने में ज़्यादा टाइम लगता है रैदर देन जस्ट टाइपिंग, तो कंप्यूटराइज ज़्यादा सही है। तो ये आज की डेट में जितने एग्जाम्स हो रहे हैं वो सारे नॉर्मली कंप्यूटराइज्ड ही हो रहे हैं। स्पीकिंग कंप्यूटराइज्ड नहीं है, जैसे मैंने बताया पिछली वीडियो में भी कि वहाँ पे आप 1 to 1 इंटरेक्शन करोगे, ठीक है, ट्रेनर के साथ, और वो आपका जो स्पीकिंग का सेक्शन है, सेक्शन बी, वो आपका उस तरीके से रहेंगे और आपकी जो ऑडियो फ्रांस रहेगी वहां से एक्सेस होकर यहाँ पे आएगी, तो आपके जो स्कोर है वो आपकी ईमेल आईडी पे आ जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट सोच रहे हैं कि स्पीकिंग का जो एग्जाम है वो अलग से होता है आइल्स की तरह या उसी दिन होता है। देखो फ्रेंच में क्या होता है कि एक ही दिन में सारे में एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो लिसनिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है, स्पीकिंग है। तो स्पीकिंग आइल्स की तरह डिफरेंट डे पे नहीं होती, उसी दिन होती है। तो आपने पहले स्पीकिंग से स्टार्ट करना है, जब आपका स्पीकिंग हो जाएगा तो आपका बाकी एग्जाम होगा, तो उसी दिन में ही आपके सारे एग्जाम्स हो जाएंगे, आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या टेफ एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। टेफ एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड है। जो लिसनिंग है और रीडिंग है आपकी 40 एमसीक्यूज है, बट इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो स्टूडेंट्स आप टेंशन मत लो, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप अपने जो आंसर्स है वो बहुत सही तरीके से कर सकते हो और अपने जो डिजायर्ड स्कोर है वो लेके आ सकते हो। टेफ कितनी देर के लिए वैलिड होता है, मैं आपको बता दूं कि जो कनाडा के इमिग्रेशन एग्जाम्स है ना, चाहे वो आइल्स है, चाहे वो सेलपिप है, चाहे वो टेफ है, चाहे वो टीसीएफ है, चाहे वो टफेक है, वो जो भी एग्जाम्स है यहाँ पे इनकी वैलिडिटी होती है 2 इयर्स की। तो 2 साल तक ये बिल्कुल वैलिड है एग्जाम। टेफ एग्जाम की कॉस्ट कितनी होती है, टेफ एग्जाम की कॉस्ट होती है $390, जो आपने डायरेक्टली ऑडियंस फ्रांसिस को पे करने हैं, और फिर आपका जब एग्जाम होगा तो वो आपका उसमें सारा कुछ लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, चारों के चारों मॉड्यूल्स होंगे आपके। और
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो टफेक है उसके चार्जेस कितने होते हैं। टफेक में क्या होता है कि आपका जो पेपर होता है वो सिर्फ और सिर्फ लिसनिंग और स्पीकिंग का होता है, तो फिर वो जो चार्जेस होते हैं वो आपके मॉड्यूल बेस्ड होते हैं, वो आपके पूरे 390 नहीं होते, आपको मॉड्यूल वाइज पे करने होते हैं। नेक्स्ट है कि जो टेफ है वो मल्टीपल चॉइस है। मल्टीपल चॉइस सिर्फ और सिर्फ लिसनिंग और रीडिंग में है, राइटिंग में ऐसा कुछ नहीं है और स्पीकिंग में भी ऐसा कुछ नहीं है। कनाडा पीयर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? कनाडा पीयर के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो CLB 7 है, जिससे आपको डायरेक्ट पीयर मिल जाएगी, जिससे आजकल ड्रॉज आ रहे हैं, फ्रेंच के ड्रॉज आ रहे हैं, आप देख रहे हो हर मंथ ड्रॉज आ रहे हैं फरवरी से लेके अभी तक, तो उसमें आपको CLB 7 आपको हर मॉड्यूल में चाहिए, रीडिंग राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग चारों में आपको चाहिए। अगर किसी का भी CLB 7 नहीं आया तो इमीडिएटली आपके 50 पॉइंट्स कम हो जाएंगे और आप उस कैटेगरी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो एक मैंडेटरी कंडीशन है जिसको आपको फुलफिल करना है, CLB 7 आपको हर मॉड्यूल में लेके आने हैं। अगर किसी को अपना वर्क परमिट एक्सटेंड करवाना तो CLB कितना चाहिए और कौन से मॉड्यूल्स में? तो अगर आप अपना वर्क परमिट एक्सटेंड करवाना चाहते हो तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको CLB 5 चाहिए लिसनिंग और स्पीकिंग में, मतलब आपको राइटिंग और जो कंडीशन है उस पे रीडिंग पे वो नहीं लगेगी। रीडिंग राइटिंग का स्कोर मैटर नहीं करता, सिर्फ लिसनिंग और स्पीकिंग का मैटर करता है। इसमें आपको CLB 5 लेके आने हैं। CLB 5 होते हैं हमारे B1 लेवल, ठीक है, और जो PR के लिए मैंने बताया CLB 7 वो होता है हमारा B2 प्लस लेवल, ठीक है। तो बहुत फर्क है। अगर आप वर्क परमिट एक्सटेंशन के लिए फ्रेंच की बात करते हो तो वो इतना डिफिकल्ट नहीं है और उसको आपको B1 लेवल तक लेके आना है, जो कि टेफ एग्जाम में बनते हैं इसको। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ टू प्रिपेयर फॉर टेफ एग्जाम। इसके लिए मैंने पूरी वीडियो डाली है, तो वो आप डेफिनेटली इस वीडियो के बाद जरूर वीडियो देखो कि किस तरीके से आप अपना टेफ प्रिपेयर कर सकते हो, वो भी बिल्कुल A1 लेवल से B2 प्लस लेवल तक। और मैंने बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बताई है और अच्छे से आप देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, और इसी तरीके से हम आगे बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे।